या छिन्नमस्ता देवी भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो की शुरुआत देवी के मंत्र से की है। राहु और केतु के वीडियो जब भी करने का मौका मिलता है तो एक अंतर्भूत देवी शक्ति जो होती है वही गाइड करती है। जो भी आपके समक्ष बोलती हूँ बोल पाती हूँ, तो जो भी ज्ञान है या जो भी अविरत है वो उस देवी के चरणों में ही अर्पित है। मैं हर वीडियो में ये अनाउंसमेंट करती आ रही हूँ कुछ समय से कि मैं अपनी पहली पुस्तक का लिखान कर रही हूँ, जो कि ज्योतिष का एक बहुत बड़ा महान योग है। और उस उस किताब में आप सभी को ऐसी बातें या ऐसा पक्ष सुनने के लिए मिलेगा जो आप रोजमर्रा के जीवन में जी रहे हैं और रोजमर्रा के जीवन में जूझते हैं, परंतु न किताबों में ना यूट्यूब के वीडियोस पे जो एक हार्ट टू हार्ट टॉक होती है, या उन सभी जीवन के पक्षों को जो अनछुए रहते हैं उनको समझने की या उनको समझाने की कोशिश करी है मैंने उसमें। और वो जो महान योग है वो इतना विराट योग है जो जो आपको बहुत कुछ समझा देगा आपके जीवन को लेकर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग चाहे वो पब्लिकेशन हाउसेस हो या जो श्रोतागण हैं या दर्शकगण हैं, आप सभी इस किताब का आस्वाद लेंगे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं केतु के बारे में बात करने वाली हूँ। और आज पिछले वीडियो में आप सभी ने राहु के बारे में समझा या राहु के बारे में जाना कि राहु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो किस प्रकार से चक्र आएगा। राहु के हमने फितरत समझी, राहु एग्जैक्टली किस चीज को दिखाते हैं वो समझा हमने। जनरली यूट्यूब पे या कहीं भी देखेंगे तो केतु के बारे में वीडियोस या केतु के ट्रांसिट्स के बारे में वीडियोस कम दिखाई देते हैं, कम मिलते हैं। आज मैं कोशिश करने वाली हूँ कि केतु का ट्रांसिट 1.5 साल के लिए, 18 महीनों के लिए किस प्रकार से रहेगा। केतु राशि परिवर्तन करके तुला राशि से निकलकर कहाँ जा रहे हैं? कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि बुध की है। बुध और केतु दोनों ही नपुंसक या फ्रस्ट्रेशन या फेलियर के ग्रहों को या फेलियर चीजों को दर्शाते हैं एक्चुअली। घबराइए मत, शुरुआत मैंने इन शब्दों से करी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये इसी प्रकार से घटनाएं घटित होंगी। पर जहां पर सुख है वहां पर दुख है, जहां पर नेगेटिविटी है वहां पे पॉजिटिविटी भी है। तो दोनों चीजें हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब हम राहु के बारे में बात कर चुके हैं तो राहु के एग्जैक्ट अस्तित्व, कंप्लीट अस्तित्व के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। राहु अगर ग्रीड है तो केतु उस ग्रीड को छोड़ने की जो भावना है, त्याग दो इसको, वो है। राहु ऑब्सेशन दिखाता है आपकी पूरी पत्रिका में कि आप जहां आपका राहु जहां पे भी बैठा हुआ है उन सब चीजों को लेकर, उन व्यक्तियों को लेकर, उन एस्पेक्ट्स को लेकर आप में ऑब्सेशन है। और एग्जैक्टली ऑपोजिट समसप्तक केतु होता है। केतु जहां भी बैठता है, ध्यान से सुनिएगा अब, क्योंकि ये 1.5 साल जो है, 18 महीने जो है, या आप हमेशा के लिए इस चीज को याद रखिए कि केतु जो है, केतु आपकी वीकनेस को दर्शाता है। केतु मोक्ष का कारक है, केतु लिबरेशन का कारक है। ये हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। बट एग्जैक्टली किस चीज का लिबरेशन, किस चीज का मोक्ष? सभी पूरी धरती पर अगर सभी लोग मोक्ष के लिए आगे बढ़ने लग जाएं तो सृष्टि संचालित ही नहीं होगी। सृष्टि का जो सृजन हुआ है, जिस कारण सृजन हुआ है, और सृष्टि चलती रहनी चाहिए, तो वो सृजन चलते ही नहीं रहेगा। इसी के कारण आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर कामसूत्र, या बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, खास करके खजुराहो देख लीजिए।
या इवन आप साउथ के साइड के मंदिर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे इन सभी मूर्तियों में आपको अ, इन सभी मूर्तियों में आपको श्रृंगार श्रृंगार रस की अलग अलग छटाएं दिखाई देगी। क्या जरूरत पड़ी थी सृजनकर्ताओं को कि ये सभी मूर्तियों को भरे बाजार नहीं कहेंगे बट खुले में उस चीज को रखने की। एक समय आया था, एक काल आया था जब आ, आज से शायद 800-900 साल पहले या 1000 साल पहले उस समय पे जो भी लहर थी या जो इवोल्यूशन हो रहा था वहां पे अध्यात्म या आध्यात्मिक उन्नति सभी जीवों की बहुत वेग से थी। बट अगर सभी जीव आध्यात्मिक उन्नति करने लग जाएंगे तो सृष्टि, जैसा कि मैंने कहा, सृष्टि का सृजन कैसे होते रहेगा, सृष्टि कैसे संचालित होती रहेगी। और सृजन नियम है, प्रकृति का प्राकृतिक नियम है। केतु जहां आपको उस उन सभी चीजों से विभक्त करता है या दूर करता है, उसी प्रकार से राहु उन सभी चीजों के लिए प्रवृत्त करता है। ये नियम विभक्ति का या प्रवृत्ति का है। तो जहां राहु आपको उस ओर ग्रीड देता है कि जा ये ले, ये हासिल कर, इसके लिए मर खप, या इसके लिए मेहनत कर, छीन ले, ये सभी जो विचार है, ये विचार पर्पस देते हैं आपको। परंतु केतु भी आपको एक अलग तरह का पर्पस देता है जब इन सभी विचारों की अतिशयोक्ति हो जाती है और ये विचार या इन सब चीजों को हासिल करने के बाद भी आत्मिक शांति नहीं मिल पाती है। उसी दुष्चक्र में फंसे हुए हैं आप, उसी दुष्चक्र को लाइफ बाय लाइफ इनकारनेट होकर हर लाइफ की साइकिल में अगर वही चीज कर रहे हैं तो एक लाइफ टाइम तो कभी ना कभी ऐसी आएगी जहां पे आपको ये महसूस होगा कि मैं कब तक ये सब चीजें करता रहूंगा या रहूंगी, आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट। तो केतु उस फीलिंग का कारक है, केतु उस वीकनेस का कारक है, केतु उस मोक्ष, या हम ये कह सकते हैं कि अंतिम सत्य, इसको त्याग दो। इसको त्यागने से, इस चीज से विभक्त होने से आपको शांति मिलेगी। कौन सी चीज? प्रश्न आता है कौन सी चीज? हर व्यक्ति के लिए ये चीज, ये सभी बातें अलग अलग होंगी। क्यों अलग अलग होंगी? क्योंकि आपकी पत्रिका में केतु 12 भावों में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। जन्मस्थ केतु दर्शाता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपका मन कहाँ लगता है, आपके लाइफ में ऐसा कौन सा वल्नरेबल एस्पेक्ट है जिसको अगर कोई छू दे या जिसको अगर कोई छेड़ दे तो आप कावरे बावरे हो जाएंगे, आप आपको असह्य होगा। किसी के लिए वो चीज पैसा हो सकती है, नुकसान हो सकता है, किसी के लिए इमोशनल फीलिंग्स हो सकती हैं, किसी के लिए प्रेम संबंध हो सकता है, किसी के लिए खान पान हो सकता है। ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका एज ग्रुप क्या है। याद रखिएगा, एक एक 5 साल के बच्चे को अपने शरीर का भान नहीं है, बट 12 साल एक चक्र जैसे ही पूरा होता है गुरु का, वैसे ही सबसे पहले अपने शरीर का भान होता है। अब मैं साइकिल पर आऊंगी क्योंकि साइकिल, ग्रहों की साइकिल को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। एक 2-3 मिनट हम साइकिल के ऊपर एक चक्र को समझने के लिए बिताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप साइकिल समझ जाते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि केतु या राहु किस प्रकार से काम करते हैं, कौन से एज ग्रुप पे कौन किस प्रकार से क्या काम करेंगे। गुरु को राशि चक्र पूर्ण करने के लिए 12 साल लगते हैं और ऐसे हम शायद 5 या 6 या 7 साल, 7 चक्र बिताते हैं लाइफ में, है ना। 12 5 60, या हम ये कहें 72, या कहीं 84 तक पहुंचना। अब वो पीढ़ी कम दिखाई देती है। वही अब हर साइकिल का इंपॉर्टेंस है। जैसे ही बच्चा 12 साल का होता है तो उसकी पहली साइकिल पूर्ण होती है और गुरु उसे भान देते हैं कि तेरा शरीर कौन सा है। सब अवयवों का भान आता है कि जेंडर कौन सा है। उसी प्रकार से जैसे ही आप 18 साल कंप्लीट करते हैं तो आप में उन सभी जो भान आया है, उन सभी चीजों को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र हो जाती है, ग्रीड बढ़ जाती है, उन सभी डिजायर्स को महसूस करने की, जीने की, या सभी चीजों को पाने की
वो डिजायर बढ़ जाती है कि मुझे ये सब चीजें करके देखना है, एक बार ये अनुभव देखना है, मुझे ये अनुभव को अनुभव करना है कि होता क्या है। सो 18 साल, एडल्ट एज इज 18, एंड यू ऑल नो कि एट एज ऑफ 18 everybody step out from the virginity zone to the physical zone. किसी के लिए ये चीज जल्दी हो सकती है और किसी के लिए लेट भी हो सकती है, बट भान होना। तो राहु डिजायर का कारक है, ऑब्सेशन का कारक है, तो 18 साल बाद ये चीज आती है। गुरु का दूसरा साइकिल 24 साल। जैसे ही 24 साल होते हैं, आप 18 से 24 साल तक ये एक टाइम पीरियड चलता है जब आपको इन सभी चीजों के प्रति आकर्षण होता है, पर उसी के साथ साथ भान होते जाता है कि जीवन कैसे जीना है और जीवन को जीने के लिए किन सब चीजों की आवश्यकता है। और इन सब चीजों की अगर आवश्यकता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर, करियर के ऊपर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, इन सब के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। तो 24 साल दूसरा गुरु का सर्कल या साइकिल दर्शाता है कि जीवन इस तरह से जियो। मतलब अगले साल, अगले जो 12 साल है, ये इन सब चीजों के ऊपर फोकस करो। गुरु आपको जीवन जीने की फिलोसॉफी बताता है। आपने जीवन कैसा जिया है उसको दंडित करना शनि दर्शाता है, या उसके फल देना वो शनि दर्शाता है। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कर्म फल हमारा है। हम क्या कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सभी ग्रह हमें फल देते हैं। वो सिर्फ देने के लिए बैठे हुए हैं, कम ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी कम। अब ऐसे ही 30 साल, जैसे ही 24 से लेकर अगेन 30 साल तक का टाइम गुजर जाता है, तब तक सेटलमेंट वाली फीलिंग आने लग जाती है कि अब मुझे सेटल होना है। ओके, मेरा एजुकेशन हो गया है, मुझे नौकरी लग गई है, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, ये सारी चीजें जैसे ही आ जाती है, आई वॉन्ट टू गेट सेटल डाउन। 30 साल शनि के चक्र को लगते हैं। 12 राशियों को कंप्लीट करने के लिए शनि जो टाइम लेते हैं वो 30 साल का है। अब आप समझिएगा हाँ इस बात को कि अब से जो टाइम पीरियड शुरू होने वाला है, अभी तक हमारे में हम में अल्हड़पन है, अभी तक हम में उड़ने की कैपेसिटी है, पंख है। पंख छट जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है, बट जैसे ही 30 से 36, 36 क्या है समझिए, 36 एक तो गुरु का तीसरा सर्कल कंप्लीट होता है, 12 3 36, वैसे ही राहु का दूसरा सर्कल पूरा होता है। मतलब 18 साल पहले, मतलब फर्स्ट राहु रिटर्न, फिर सेकेंड राहु रिटर्न। राहु का सेकेंड रिटर्न जैसे ही आएगा, मैं इसके बारे में खास करके अगले वीडियो में बात करने वाली हूँ कि राहु के रिटर्न को कैसे, या राहु और केतु के रिटर्न को कैसे समझा जाए। मैं उसके ऊपर और विस्तार से बात करूंगी, विस्तार से उन भावों के ऊपर भी बात करूंगी, कुछ युतियां भी लूंगी वहां पर, क्योंकि कुछ आ, जोड़ी, मतलब कंजंक्शन, त्रिकूट, और त्रिकूट के साथ साथ अगर 4 ग्रह मतलब चौकट है तो वो मैं अलग से वीडियो करने वाली हूँ वहां पे। यहाँ पे इस चीज को मिक्स नहीं करूंगी। अब 36 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो राहु का दूसरा सर्कल हो गया। इसका अर्थ है कि 36 साल तक, अब अगेन समझिएगा कि 12 से लेकर 36 साल का जो टाइम पीरियड गुजरा है, उस टाइम पीरियड में एक द्वंद्व था, एक अंतर द्वंद्व था। और एक द्वंद्व वो है जो आपके ऊपर संस्कार हुए हैं। मौन संस्कार वो होते हैं जो आपके इर्द गिर्द आपको वातावरण मिलता है, उस वातावरण से जो आप हर क्षण सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, समझने की कोशिश करते रहते हैं सृष्टि को। सृष्टि में सभी चीजें चल रही हैं, जो भी फेनामेना चल रहा है, उन सभी चीजों को समझने की आप अपनी बुद्धि से कोशिश करते हैं। उसी के साथ साथ आपका द्वंद्व अपने अंदर भी चलता है कि ये मुझे पसंद है पर मम्मी पापा मुझे करने नहीं दे रहे हैं, ये मुझे करना है बट ये राइट नहीं है, यहाँ पे मॉरल अलाउ नहीं करता है, ये मुझे करना है बट ये मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारे इस प्रकार से जो द्वंद्व चलते हैं, 36 तक ये द्वंद्व चलते रहते हैं। आप वो परफॉर्म करते हैं जो आपके ऊपर संस्कार हुए हैं। कंडीशनिंग, आई विल यूज द वर्ड कंडीशनिंग हियर, कि बचपन से लेकर जो, जब 36 साल तक अगर हम कहें,
आपके जिस प्रकार से कंडीशनिंग हुई है, जिस प्रकार से आपको बड़ा किया गया है, जिस प्रकार से आपका चाइल्डहुड गुजरा है, आप बहुत सारी चीजें अंडू करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके खुद की रैशनल थिंकिंग है। अब ये जो पूरा टाइम पीरियड गुजरा है, उन सब में जो घुटन है, उन सब में जो सफोकेशन है, उन सब में जो वीकनेस है, वल्नरेबल कंडीशन है, जहां पे भी आप वल्नरेबल फील करते हैं मेंटली अपने आप को, यू डोंट लाइक योर सेल्फ सीइंग वीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दैट इज केतु। शांति से अभी तक जो भी मैंने कहा है उसे वापस एक बार सुनेगा अगर ये चीज समझ में नहीं आती है तो, क्योंकि ये आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देने वाली है। मतलब ये जो अंतर रहस्य है वो एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे रहे हैं जो आप अपने रोजमर्रा के जीवन में जी रहे हैं। जब आप अकेले होते हैं या जब आप काम कर रहे होते हैं, आपके सेल्फ थॉट्स कॉन्स्टेंटली चलते हैं। थॉट नेवर गोज। माइंड इज अ मैग्नेटिक फील्ड, एम्प्टी मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली। बहुत सारे थॉट्स, थॉट्स का केओस आते रहता है, जाते रहता है। उसमें से आपके कौन से थॉट्स हैं, उसमें से किसी और के कौन से थॉट्स हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई दैट एंड हाउ विल यू जज कि ये आपके थॉट्स हैं? इट्स डिफिकल्ट, राइट? ये आप तब कर सकते हैं जब आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ते जाता है, जब आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होते जाता है, जब आपका कंसंट्रेशन लेवल एक चित्त होते जाता है, फोकस होते जाता है, देन यू आर एबल टू नो। उसके लिए आपको अपने आप को जानने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको नग्न होकर अपने आप को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। नग्न मतलब फिजिकल रूप से नहीं कह रही हूँ, बट आंतरिक रूप से, वैचारिक रूप से आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी तासीर है। भले ही वो गलत क्यों ना हो समाज की दृष्टि से, भले ही वो समाज की दृष्टि से सही हो, उसे जज नहीं करना है। यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। वेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ द वे यू आर, इट बिकम्स ईजी। और फिर आप समझ पाएंगे कि कौन से विचार आपके हैं, कौन से विचार आपके नहीं हैं। इट्स अ वेरी फाइन लाइन। You need to draw that fine line. You need to understand that fine line. You might be finding this video totally different from other videos because ये वीडियो शायद एक बार में ना समझ पाए, पर आप इसे वापस से देखिएगा, अलग अलग प्रहर में देखिएगा, क्योंकि सुबह के प्रहर में ये वीडियो आपको अलग रेवलेशन देगा, रात के प्रहर में आपको ये बातें अलग रेवलेशन देंगी। क्योंकि जब मैंने शुरुआत में ही कहा कि राहु केतु, या जब ग्रहों के बारे में बात करने का मौका मिलता है तो मैं नहीं कहती हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है सच कहूँ कोई सब बोलने की। ये जो पराशक्ति है या जो हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये माध्यम बनाती है किसी न किसी को, और उसके माध्यम से ये फ्लो करता है। आई एम ग्रेटफुल कि मुझे शायद कुछ समय के लिए माध्यम बनाया होगा और मैं वो कार्य ढंग से कर पाऊँ। दैट्स इट। क्योंकि किस आवर में, किस नीड में आपको वो वो शब्द आपके कान में सुनाई पड़ेंगे और वो कुछ चीजें क्लिक होंगी एंड you'll change your life. It's not necessary to take a consultation for that. Sometimes जब हम हमारे सेंसेस कंप्लीटली ओपन रखते हैं, वेलकम करते हैं जो भी चीजें उसे आती हैं, और उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज क्यों हुई, तब भले ही तब ना समझ पाए, पर हमें बाद में उस चीज का अंदाजा लगता है कि ये क्यों हुआ। उसके लिए हमें भान में रहना बहुत जरूरी है, अवेयर रहना बहुत जरूरी है, कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। और जब हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं, जब हम पीड़ित अवस्था में फील करते हैं, विक्टिमाइज फील करते हैं, दैट इज केतु एनर्जी। आई थिंक अब आप सभी को पता चला होगा कि केतु किस तरह से काम करते हैं। केतु और राहु छाया ग्रह है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं एक्चुअली, अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली बात करें तो। बट अगर हम
उसे समझने की कोशिश करें कि हाउ दे impacts us, how they influence us. This is the way they impacts us. जो बुद्धि 5 साल के बच्चे को है, वो चीज वो समझ नहीं सकता है। तो जब भान आता है तभी उस चीज का पर्पस शुरू होता है। ग्रह भी वेट करते हैं भान आने के लिए, उस चीज को अवतरित होने के लिए या उस चीज को इम्पैक्ट देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहला चक्र कहा गुरु का, तो जब तक, इसलिए 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी पत्रिकाएं देखी नहीं जाती, क्योंकि तब तक उनका जो पूरा भवितव्य है वो उनके माता पिता पर डिपेंड होता है। परंतु जब वो 12 साल का हो जाता है, 12 साल के बाद में जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है ही उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है। और जैसे ही अस्तित्व का ज्ञान होने लगता है वैसे ही दुख सुख, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, भान, ये सारी चीजें हिट करती हैं। और उस भान में जहां जब फ्रस्ट्रेशन आता है, जहां जब वल्नरेबिलिटी आती है, दैट इज केतु एनर्जी। हार्श है केतु एनर्जी, बहुत क्रूर भी है, क्योंकि वो सतत जलाती है। केतु अग्नि तत्व का ग्रह है, पर वो जलन कैसी है, वो निखारने के लिए है, अगर आप एक्सेप्ट करें तो। अब यहाँ पे केतु कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जैसे कि मैंने राहु के लिए बताया था 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, वैसे ही कन्या राशि के नक्षत्रों से गुजरने वाले हैं वो। केतु 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, मतलब सबसे पहले जब राशि परिवर्तित करेंगे और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले चित्रा नक्षत्र के 2 चरण तुला राशि में आते हैं और 2 चरण कहाँ आते हैं, कन्या राशि में आता है। तो सबसे पहले वो हिट करने वाले हैं कन्या के चित्रा नक्षत्र को, उस पर से गुजरेंगे। चित्रा नक्षत्र मंगल का है, मतलब यहाँ पे केतु के इंटरेक्शन का किसके साथ होने वाली है, मंगल के साथ में। और वो नक्षत्र के फलित कैसे हैं, मंगल केतु के समान है। अब आपके पत्रिका में चित्रा नक्षत्र में कोई और भी ग्रह होगा तो भी वो इम्पैक्टफुल होगा। उसी प्रकार से चित्रा नक्षत्र से निकलकर वो कहाँ जाने वाले हैं, हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र के 4 चरण कहाँ आते हैं, कन्या राशि में आते हैं। हस्त नक्षत्र किसका है, चंद्र का है। और यहाँ पे इंटरेक्शन कैसी है, केतु और चंद्र की है। मतलब मेंटली ये और डिस्टर्ब करने वाली स्थिति है, क्योंकि चंद्र और केतु क्या फॉर्म करते हैं, ग्रहण दोष, पितृदोष। तो जब पितृदोष के बहुत सारे प्रकार है, समझिएगा। मैं कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी अगर आप सबके रिक्वेस्ट आती है तो। 4 नक्षत्र, चारों चरण जो है हस्त नक्षत्र के, वो कन्या राशि में आएंगे। जब हस्त नक्षत्र से केतु गुजरेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी चंद्र और केतु के समान फल मिलेंगे, इनके युति के समान फल मिलेंगे। अगर अगर अब अगर वही आपका लग्न नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र इस नक्षत्र में है, तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। उसी के साथ साथ और भी जो भी ग्रह आपके इस नक्षत्र में आते हैं वो भी इम्पैक्टफुल रहेंगे, वो भी आपको इवेंट्स देंगे। कवरिंग पैकेजिंग उस ग्रह की होगी, उस ग्रह के समान फलित होंगे। ठीक उसी के बाद हस्त नक्षत्र के पहले कौन सा नक्षत्र आता है, पूर्व फाल्गुनी। तो पूर्व फाल्गुनी जो सॉरी उत्तर फाल्गुनी, माफ कीजिएगा, उत्तर फाल्गुनी में किसका नक्षत्र है, सूर्य का। तो यहाँ पे केतु की युति या केतु सूर्य के साथ मिलकर फल देने वाले हैं। अगर आपका जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है या सूर्य नक्षत्र है, तो ये आपके लिए और ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, माइंड बॉडी और सोल के लेवल पे। और दूसरे कोई भी ग्रह आते हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली उस ग्रह के पैकेजिंग के समान आपको फलित प्राप्त होंगे। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल प्रत्येक पत्रिका के अनुसार बहुत यूनिक तरीके से काम करता है, इसीलिए आप सभी को शायद ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत पड़ती है कि भाई वो भी तो कन्या राशि का है, तो उसको फलित अलग क्यों है, मुझे फलित अलग क्यों है।
इसका कारण ये भी होता है। और डेफिनेटली कौन सी डिग्रियां हैं, डिग्री का बहुत महत्व है। आप किसी भी मैदान के कौन से कोने में, कौन से एंगल पे खड़े हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि जो खेल खेल रहे हैं वो खेल का प्रतिशत किस तरह से आप ले पाएंगे। ठीक उसी प्रकार तो तो इस प्रकार उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण भी कंप्लीट करते हुए फिर वो राशि प्रवेश करेंगे सिंह राशि में 18 महीनों के बाद। मतलब 6 6 महीने नक्षत्र गोचर उनका रहने वाला है इन शॉर्ट, क्योंकि 3 नक्षत्र एक राशि में होते हैं। अगर आपकी केतु की दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। अब केतु के नक्षत्र कौन से हैं, क्योंकि अगर केतु के नक्षत्र में आपके कोई ग्रह बैठे हैं या लग्न नक्षत्र, जन्म नक्षत्र या सूर्य नक्षत्र है, तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। चर्निंग आउट वाली सिचुएशन डेफिनेटली रहेगी। तो अब केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र हैं। सबसे ज्यादा हार्श नक्षत्र कोई है इसमें नक्षत्रों में तो मूल नक्षत्र सबसे ज्यादा हार्श होता है। तो जिन व्यक्तियों का मूल नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र, जन्म नक्षत्र और सूर्य नक्षत्र, उनके लिए ये गोचर जो है वो बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि अश्विनी में या मघा में या मूल में बाकी कोई भी आपके ग्रह पड़े हुए हैं, स्थित हैं, तो भी आपके लिए ये गोचर जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा या आपको वो उस तरह से इवेंट देगा। अभी आपकी पत्रिका पे डिपेंड करता है कि भाई आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, ग्रहमान स्थिति कैसी है, ये जो गोचर के जो ग्रह होते हैं वो इंटरैक्शन कैसे करते हैं, इन सब के ऊपर घटनाक्रम या घटना का जो आवरण है वो समझ में आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो केतु है ये हर लग्न के अनुसार, मतलब हर भाव में किस प्रकार से कार्यरत होगा और हमारे लिए कीवर्ड्स क्या रहेंगे कि ऐसी कौन सी वीकनेस है जिसके ऊपर आपको काम करना है, ऐसी कौन सी वल्नरेबल पोजीशन है जिसके ऊपर आपको काम करना है, जिसे आपको भोग लेना है। भोग अगर आप लेते हैं तो आप इस जन्म में उस चीज से छूट जाएंगे, अन्यथा उस चीज को भोगने के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा और पुनः उन सब पीड़ाओं से, सफरिंग से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए ये जो केतु है ये कहाँ पे आ रहे हैं, 6वें भाव पे आ रहे हैं। 6वां भाव क्या है, आपके डेली रूटीन का है, आपके पेंडिंग कर्म का है, अनफिनिश्ड बिजनेस, प्रारब्ध का है। और केतु जब प्रारब्ध के भाव में आते हैं तो वो आपको मौका देते हैं कि प्रारब्ध को पूर्ण कर। अगर आपने प्रारब्ध को पूर्ण नहीं किया तो क्या होगा, उस वीकनेस पे, उन सब चीजों पे अगर काम नहीं किया तो क्या होगा, शनि जब आएंगे तब दंड देंगे। अब यहाँ पे केतु है देखिए, है ना, तो केतु 6वें भाव में है। 6वां भाव रूटीन का है देखिए, ऋण का है, रिपुओं का है। तो जो भी आपके बचे हुए ऋण हैं, वो फाइनेंशियल हो सकता है, किसी का किसी भी प्रकार से बकाया हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि भाई अ, केतु की जब दशा आती है तो आपको चांस मिलता है कि आप उन ऋण से मुक्त हो, ऋण मुक्त हो। यहाँ पे ऋण मुक्त मोचन, हनुमान जी की आराधना भी आपको बहुत लाभकारी रहेगी और आपको गणपति की आराधना भी यहाँ पे कार्य आपको काफी मार्ग दे सकती है। 6वें भाव में ये जो केतु है ये कहाँ कहाँ देखता है, इसकी समसप्तक दृष्टि देखिए, ये ठीक व्यय स्थान को देख रहा है। केतु कट्स को दर्शाता है, केतु छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दर्शाता है। माइक्रोस्कोपिक जो लेवल पे चीजें चलती हैं उसको केतु दर्शाते हैं। तो ये पूरे 18 महीने जो हैं कहीं ना कहीं आंतों में प्रॉब्लम होना, पेट में प्रॉब्लम होना या
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बारीक जो एलर्जीज होती हैं उसके कारण पीड़ित होना, इन्फ्लेमेशन होना, कट्स लगना, इन सब से भी आपको बचना पड़ेगा, ध्यान रख के चीजें करनी पड़ेंगी। क्योंकि ये व्यय भाव को देख रहा है, व्यय भाव क्या है, खड्डा है, व्यय भाव क्या है, खर्चा है। और उस खर्चे को जब केतु देखता है तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी देता है, भाई काहे के लिए करना है, क्यों करना है, मत करो। जबकि वो खर्चा जरूरी होता है, उस समय पे अगर आपने वो चीज कर ली तो आपके लिए, आप घर वालों को वो सुख दे सकते हैं, या वो चीज, उससे हैप्पीनेस आ सकती है घर में। समझेगा? केतु चंद्र के नक्षत्र से भी जाने वाला है, मतलब हस्त नक्षत्र से जाने वाले हैं, और वो आपके चौथे भाव का स्वामी है। मतलब सुखों को भी वो कहीं ना कहीं आग लगाते हैं। आप ही अपने सुखों के दुश्मन बन जाते हैं इस केस में। एक नीरसता आती है, वो नीरसता नहीं आने देनी है, इसी पे तो काम करना है एक्चुअली, राइट। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। अब अगर आप देखें तो वृषभ राशि के लिए जो गोचर है, ये कहाँ हो रहा है, पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव संतति का है, पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का है, पंचम भाव त्रिकोण भाव है। जब त्रिकोण भाव में केतु आते हैं तो क्या दर्शाते हैं, आपको जो फिक्स्ड मिलने वाला था उसमें कमतरता आ जाती है। केतु व्यंगता को भी दिखाते हैं, देखिए। तो पंचम भाव में जब केतु आता है, या पंचम भाव में जिसका भी केतु है, उसके जीवन में कुछ न कुछ व्यंगता है संतति को लेकर। व्यंगता जो है, समझिएगा, डिसेबिलिटी हमेशा शारीरिक डिसेबिलिटी हो ऐसा नहीं है, मानसिक भी होती है, वाचिक भी होती है, शाब्दिक भी होती है। अलग अलग लेवल पे व्यंगता काम करती है, कुछ समय पर काम करती है, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप तक काम करती है, और उसके बाद में वो चीज निकल जाती है, समथिंग क्लिक्स एंड इट गोज अवे। तो केतु वो स्टटरिंग या वो एक उन सब चीजों को दर्शाते हैं। पंचम भाव में केतु अब ये सभी बाकी ग्रहों के साथ में युति बनाते जाएंगे, राइट। जब जब युति बनेगी उस प्रकार से उसको बुद्धि मिलने वाली है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है। केतु आपके लिए बुद्धि के स्थान में आ रहे हैं। हेडलेसनेस आने वाली है, हेडलेसनेस से बचना है, इनडिसीजन मेकिंग से बचना है, डिसीजन एम्बिग्विटी से भी बचना है। जहां पे डिलेमा है, जहां पे एम्बिग्विटी है, जस्ट से नो, स्लीप ओवर इट, थोड़ा समय लीजिए उस चीज को डिसाइड करने के लिए, एंड देन डू इट। समटाइम्स लीप ऑफ फेथ भी इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन गो अहेड विद दैट। तो दोज जिनका केतु कारक है पत्रिका में, उनके लिए ये संतति प्राप्ति का योग भी बनेगा। जब मान लीजिए शुक्र के साथ में आते हैं, शुक्र के साथ में तो वो नीच होगा, पर मान लीजिए बुध के साथ में आते हैं, तो स्टूडेंट्स जो पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, या कुछ विलक्षण एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ये योग बहुत अच्छा होगा जब वो बुध कंजंक्ट होगा। क्योंकि बुध और केतु आपको ट्रिपल टाइम बुद्धि कर देगा आपका, थ्राइस बढ़ा देता है, क्योंकि केतु के पास वो ताकत है, 3 बार 3 दफा वो चीजें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक वही बात, 3 बार किए बिना आपको उस चीज के ऊपर फल भी नहीं मिलता है, एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट डालने पड़ते हैं। तो केतु यहाँ से सीधे लाभ भाव को देख रहे हैं जहां पे राहु है, तो ऑब्वियसली मैं उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। यहाँ पे वो केतु क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं पैर खींचने वाला काम भी करेगा, जब जिस जिस चीज से लाभ मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि राहु वाला लाभ है यहाँ पर। तो केतु क्या कहता है, अरे इस चीज के पीछे मत जा, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। या कभी बहुत बार ऐसा होता है कि केतु ये भी दर्शाता है कि डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस, एक द्वंद्व चलते रहता है। समटाइम्स यू हैव टू जस्ट स्टैंड अप एंड डू द थिंग्स। तो केतु आपको एक फ्रस्ट्रेशन या डिसीजन मेकिंग में, अब ये डिसीजन मेकिंग सभी सभी दिशा में रहेगी, आपके करियर को लेकर, आपके बच्चों के संबंधित, या आपके प्रेम संबंधों को लेकर, प्रेम संबंधों का टूटना, ये भी यहाँ पे आएगा, यू नो। केतु फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ, जब संतति भाव कहा जाता है तो भाई संतति होने के लिए जो क्रिया है,
समझिएगा इस बात को। संतति होने के लिए जो क्रिया करनी पड़ती है, उस क्रिया के लिए स्त्री और पुरुष को साथ में आना पड़ता है, और वो जो क्रिया है वो पंचम भाव में होती है, इसलिए उत्पत्ति पंचम भाव में है। शैया सुख आपको व्यय भाव से दिखेगा, बट वो सुख भोगने के लिए पंचम भाव में आना पड़ेगा। और केतु जब आता है तो वो फ्रस्ट्रेशन देता है, इट विल नॉट हैपन, फॉर सम और अदर रीजन वो चीजें छूटेंगी, या वो चीज करने में आपको आनंद नहीं आएगा, या कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस, क्योंकि वो क्रिया जो है वो सृजन करता है। देखिए, जब वो क्रिया सही रूप से संचालित होती है, तो व्यक्ति हर भाव में, हर लाइफ के हर तरफ उसका सृजन होता है, उससे सृजन होता है, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ती है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लगने के लिए समझिए कि ये जो केतु है ये उनके चौथे भाव में आ रहे हैं। वास्तु के स्थान पे केतु का आना, मात्र के स्थान पे केतु का आना क्या होता है? केतु सेपरेशन का भी कारक है, केतु कहीं ना कहीं दुख का भी कारक है। केतु का चौथे भाव में आना, सुखों में कमी आती है। सुख आप खुद भोग नहीं पाते हैं, आपके लिए सुख जो आपके दर पे तो आ रहा है सुख। ऐसे होता है ना, बहुत बार देखिए, बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो शायद महीने के लाखों रुपए कमाते होंगे, पर हमेशा घूमते रहते होंगे। जब आप घूमते रहते हैं तो कहीं का भी खाना खाना पड़ता है, कहीं भी रुकना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, उसी में सुख मानना पड़ता है आपको। आपका गृह सौख्य मतलब सभी फैसिलिटीज आपने घर में करके रखी हुई है, अच्छा इंटीरियर है, अच्छे फैसिलिटीज हैं, अच्छे सारे गैजेट्स हैं, एक्सेसरीज सब कुछ है, बट आप उसे नहीं भोग रहे हैं, आपके घर वाले उसे भोग रहे हैं। तो ये जब सिचुएशन होती है, दैट इज केतु, दैट यू आर नॉट एबल टू टेक दैट हैप्पीनेस, दो यू आर अर्निंग इट, बट वो हैप्पीनेस कहीं किसी और के लिए जा रही है, दैट इज केतु। यहाँ जब होता है तो जो माता कह रही है वहां पे, अगर माँ आपको कुछ चीजें बता रही हैं, कोई काम करना है उनका, तो वो जरूर करिएगा। केतु इज इनकम्प्लीटनेस, तो वो इनकम्प्लीटनेस कहाँ से आपको कान में पड़ रही है, उसे वो कंप्लीट करना है आपको। बिकॉज वो डायरेक्टली आपके दशम भाव को देखता है, और दशम भाव को देख रहा है मतलब आपके कर्म को देख रहा है। कर्म करना पड़ेगा उठ के, फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठने में कोई भी पॉइंट नहीं है, फेलियर होकर बैठने में कोई भी पॉइंट नहीं है। उठो और काम करो, उठो और कर्म करो, क्योंकि केतु सिर्फ त्रिशंकु के समान बिठाते रहता है। क्योंकि केतु क्या करता है कि केतु के पास धड़ है, बुद्धि नहीं है ना, उसका उसका जो सर है, इंद्रियां हैं, वो राहु के पास है। और बेचारे राहु के पास में इंद्रियां हैं, बट तो सभी चीजें भोगना उसको सब हव्यास है, मतलब डिजायर है, बट भोगने के लिए शरीर नहीं है, शरीर यहाँ पे है। हाँ, केतु जब पहले मोक्ष स्थान में आते हैं तो वो आपको अंतर्मुख करते हैं। जो लोग साधना जगत में हैं, साधना करना चाहते हैं, या किसी भी रूप से आध्यात्मिक पद्धति से ऊपर उठना चाहते हैं, तो ये पहले मोक्ष स्थान पर है। गणपति की साधना आपके लिए बहुत अच्छी रुचिकर हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके पत्रिका में किस प्रकार से योग है ना? कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए जो केतु है ये उनके तीसरे भाव में आ रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, सिबलिंग्स का है। तीसरा भाव आपके छोटे प्रवासों का है, आप उपदेशों का है। तीसरा भाव आपके उन सभी, पहला काम हाउस है, पहला ग्रोथ हाउस है। केतु का वहां पे आना दर्शाता है कि जिस चीज को लेकर आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिस चीज को लेकर आप ये सोचते हैं कि आई कांट डू दिस, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, वहां पे उठ के आपको काम करना पड़ेगा। केतु मेहनत करवाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाते हैं, बट वो मेहनत बहुत बार गलत जगह पे चली जाती है, क्योंकि हेडलेसनेस है ना। तो पराक्रम में हेडलेसनेस मत लाइएगा, सोच समझ के विचार करिएगा, क्योंकि वहां पे राहु नवम भाव में है, और नवम भाव भाग्य का है। तो आप किस प्रकार से पराक्रम करते हैं? अब देखिए, पराक्रम में छटाएं बदलेंगी, जैसे ही जो जो ग्रह आते जाएगा। बुध आ रहा है तो वहां पे बुद्धि के साथ में उस केतु का परिणाम आपको दिखाई देगा। केतु जो है, राहु केतु चंडाल भी है, वो चंडाल बुद्धि की तरफ भी काम करता है। सम एनर्जी इज कंप्लीटली हवरिंग ऑन यू, और फिर उसके कारण, उस इन्फ्लुएंस के कारण आप काम कर जाते हैं। अरे, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब कर दिया।
हाउ डू आई डू दैट? मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझसे ऐसा क्यों हुआ। जनरली आई डोंट डू दैट, आई डोंट बिहेव लाइक दैट। बोलते हैं ना अपन बहुत बार रोजमर्रा जीवन में, किसी को झट से ऐसे ही कॉल कर देना। सडननेस, सडननेस है यहाँ पे, अचानक से आपका आप आपसे कुछ ऐसी कर्म होंगे, या देर देर विल बी सडननेस, देर विल बी अनसर्टेनिटी टू। ये केतु सिबलिंग्स के भाव पे आया है, इसका अर्थ ही है कि वो केतु क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको भाई बहनों के साथ में एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहता है कि भाई अगर कोई चीज, कोई भी टॉपिक है जो आप दोनों के बीच में नहीं बनता है, मौन रहो। बहुत बार मौन रह के आपको सोल्यूशन मिलते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर नहीं मिलेंगे, इम्पल्सिव होकर नहीं मिलेंगे। यही केतु आपको बाहर अपने काम को करने का मौका देगा। गो आउट एंड डू योर वर्क। जो तुम घर पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इर्द गिर्द ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, चेंज द एनवायरमेंट। क्योंकि ये केतु आपके चौथे भाव से व्यय भाव में आ गया है और दशम भाव से छठवें भाव में आ गया है। तो आपका जो कर्म भूमि है, आपका करियर है, करियर से अगर वो छठवें भाव में आ रहे हैं, इट मीन्स इट दिस नीड्स चेंज। सम कार्मिक चीजें होंगी। हाउ यू रिएक्ट ऑन इट, हाउ यू प्रोसेस इट, दैट इज अप टू यू। वो सारी चीजें दशा अंतर दशा किस प्रकार से है, बाकी ग्रहों के इंटरेक्शन किस प्रकार से है। वही अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए ये जो केतु है, ये उनके दूसरे भाव में आ रहे हैं। कुटुंब, धन, वाणी और आपका खान पान। केतु जब आपके दूसरे भाव में आता है, दांतों का ख्याल रखिए। दांतों से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। दांतों से संबंधित जो भी दांतों से संबंधित चीजें चल रही हैं, उन्हें डिले मत करिए, जस्ट एड्रेस इट, डू इट ऑन राइट टाइम। केतु जब धन भाव में आते हैं तो वो धन को टिकने नहीं देते हैं। धन को जब टिकने नहीं देते हैं तो एक एक लड़ी लगी रहती है खर्चों की, ऐसा लगता है, और वो चलती रहती है। बट समझिएगा, पैसा आ रहा है पर वो पैसा लगाना कहाँ है, या उसे यूज कैसे करना है जिससे वो जब गोचर चेंज होगा तो वो मल्टीप्लाई हो। क्योंकि राहु एग्जैक्टली यहाँ पे अष्टम भाव में है, तंत्र मंत्र के भाव में है। वो तंत्र मंत्र करवाएगा आपको इस पूरे 18 महीने में। पर उसके लिए आपके विरोध में आपके खुद के घर वाले खड़े रहेंगे। बहुत बार जब हमारी उन्नति करनी होती है, हमें जब अपना सेल्फ उत्थान करना होता है, स्व उत्थान के लिए हमेशा जो लोग ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन लेते हैं ना, वो हमारे खुद के अपने ही होते हैं। बाहर के कोई दूसरे फ्रेंड्स लोग नहीं होते हैं, सर्कल में नहीं होता है। हमेशा अपना ही कोई ना कोई खड़ा होता है कि क्यों करना है, काहे के लिए करना है, इस दिशा में मत जाओ, ये सब खराब है, इसको इसको मत सोचो। होता है ना? कैन यू रिलेट? तो ये चीज है। अगर वही हम कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न के लिए आप देखिए, लगन में ही केतु है। लगन में जब केतु आते हैं तो देर इज अ हेडलेसनेस। क्योंकि लगन आपका इंटेलिजेंस है, लगन आपका सोचने का तरीका है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, जीवन शक्ति है। और वहां पे जब केतु आते हैं तो हेल्थ का ध्यान रखिए। बार बार बीमार पड़ना, बार बार एलर्जी होना, बार बार फीवर या इन्फ्लेमेशन या एलर्जीज का आना, ये सब चीजें होती रहेंगी। शरीर बॉडी पार्ट्स में अलग अलग प्रकार से, या स्पेसिफिकली पेट की प्रॉब्लम होना, स्पेसिफिकली आपको यूटीआईज होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। केतु यहाँ पे जब लगन भाव में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हेडलेसनेस देंगे, और यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो हेडलेसनेस आपके जीवन के कौन से एस्पेक्ट पे आपको दिखाई दे रही है। कंट्रोल करिए उस चीज को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शांत होकर पहले समझना पड़ेगा कि चीजें चल क्या रही हैं अपने साथ में। और जब आप समझने की कोशिश करेंगे तब आप आइडेंटिफाई करेंगे। हाइपर होके, एंग्शियस होके, डिप्रेस होके, डिसअपॉइंट होके कोई मतलब नहीं है। केतु जब लगन भाव में आते हैं तो डेफिनेटली वो एक है ना, अलग प्रकार का खुद का पर्सनालिटी नेचर कर देते हैं। आप अपने आप में रहना, आप अपनी चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं बहुत बार, क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव में है। तो राहु को जो सप्तम भाव से चाहिए उसी के पीछे आप भागते रहेंगे। परंतु वहां पे केतु बोलेगा मत ले, केतु बोलेगा ये गलत है। केतु
मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं और अच्छा भला सब कुछ चल रहा है, आप अपने हाथ से उसको बिगाड़ के आ जाएंगे। जिनका जन्मस्थ केतु होगा ना, वो बहुत बार करते होंगे इस प्रकार से। बहुत बार आप सामने वाले की सेंसिटिविटी को समझते ही नहीं है, इमोशंस को समझते ही नहीं है, एंड देन यू लूज इट, लूज अ रिलेशनशिप। ये होता है बहुत बार। लगन का केतु इंट्यूशन पावर जरूर देता है, बट वो इंट्यूशन पावर समझेगा कि वो आपके उत्थान के लिए है कि आपको गड्ढे में गिराने के लिए। यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। तुला लग्न के लिए ये केतु उनके व्यय भाव में जा रहे हैं। केतु का व्यय भाव में होना क्या करता है, किंतु परंतु बना के रखता है, राइट। तो व्यय भाव की चीजों के लिए किंतु परंतु बनेगा। किंतु परंतु बनेगा मतलब फॉरेन ट्रैवल्स के लिए किंतु परंतु बन सकता है, शैया सुख के लिए भी किंतु परंतु बन सकता है, आपके स्लीप साइकिल्स का सही ढंग से चलने के लिए किंतु परंतु बन सकता है। खर्चे, जहां खर्चा करना है वहां पे आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, गलत जगह पे खर्चा हो रहा है, ये भी चीज हो सकती है। सीधा सीधा सीधी दृष्टि देखिए राहु पे, मतलब छठवें भाव पे पड़ रही है, तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे केतु जब देखते हैं तो के राहु क्रोथ हाउस में आने के बाद में काफी अच्छा काम करते हैं, 3, 6, 10, 11। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने ये चीज कही है। तो राहु ग्रोथ के लिए काम करते हैं, परंतु व्यय भाव में देखिए क्या है, केतु है। तो केतु उन सब चीजों को लेकर ना थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन, डिलेमा या मत करो, नकारात्मकता रहती है हमेशा। यही वल्नरेबिलिटी है उन सब चीजों को लेकर। अब यहाँ पे केतु किस भावनाओं पे के ऊपर काम करने वाला है, आपके शैया सुख को लेने की भावना के ऊपर। क्योंकि केतु जब यहाँ पे व्यय भाव में आते हैं तो पर्टिकुलरली आपके फिजिकल प्लेजर के एस्पेक्ट को हमेशा खंडित कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। क्योंकि आप करते हुए अपने आप को क्या फील करेंगे, डिसरप्टेड फील करेंगे, डिटैच्ड फील करेंगे, मजा नहीं आ रहा है, प्लेजर नहीं है, ये नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रकार की सिचुएशन, जो मिल रहा है सुख, वो सुख भोगने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, या सुख भोगने की क्षमता नहीं रहेगी, इनकेपेबल टू डू दैट। वही हम वृश्चिक लग्न के लिए देखें तो ये केतु आपके लाभ भाव में आता है। लाभ भाव में केतु का होना क्या दर्शाता है कि जब अब अब आने वाला समय जो है, आपके जो कॉन्टैक्ट सर्कल है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो लाभ है, आपके जो इन लॉज हैं, मतलब आपके ससुराल साइड के जो लोग हैं, उन सभी के साथ में कुछ अनबन हो सकती है। उन सभी के साथ में आप, मतलब उन सब में से किसी न किसी लोगों की छटनी होगी, दूर होंगे वो लोग, या वो लोग आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक्स दिखाएंगे आपकी। वो लोग कहीं ना कहीं आपको वल्नरेबल करेंगे, और वो वल्नरेबिलिटी आपको स्पोर्टिंगली लेना है, उसको समझना है कि ऐसा क्यों कहा सामने वाले ने, ऐसा मुझसे क्या गलती हुई। क्योंकि ये लाभ भाव आपके बड़े भाई बहनों का भी है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं दर्शाएंगे, दिखाएंगे, मिस्टेक्स बताएंगे, और आपसे भी गलतियां होंगी। वो गलतियां होने के बाद में देखिए, गलती तो सब सब करते हैं, बट हम गलती के बाद में रिएक्ट कैसे करते हैं, उस गलती को डील कैसे करते हैं। अगर गलती है तो झट से जाकर माफी मांगी, फटाफट उन सब चीजों के ऊपर काम कर लिया। बट आपको दिख रहा है कि आपने गलत किया है, बट आपका ईगो आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं क्यों जाऊं और माफी मांगू, ये गलत होगा। तो लाभ भाव का केतु जो है, ये इवन बच्चों के साथ में आपके रिलेशनशिप क्या करेगा, थोड़े से विभक्त करेगा, प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड देम मोर। धनु के लिए देखिए, धनु लग्न के लिए ये जो केतु है, ये कहाँ पे आ रहे हैं, उनके दशम भाव में आ रहे हैं। और दशम भाव का जो केतु है, वो क्या करता है, ब्रेक देता है करियर में, रोक लगाता है कुछ समय के लिए, इंटरप्शन देगा। दशम भाव का केतु अचानक से फील्ड चेंज करवाएगा। दशम भाव का केतु अचानक से आपको इस फील्ड से उस फील्ड में जंप करो, ये बुद्धि देगा। दशम भाव का केतु हेडलेसनेस देगा करियर को लेकर। दशम भाव का केतु आपको कहीं ना कहीं आ, इस तरह की मानसिकता देगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, यू वुड लाइक टू लीव इट एंड स्टार्ट समथिंग न्यू फ्रॉम स्क्रैच। पिता के साथ नहीं पटने देगा।
पिता तुल्य लोग जो है आसपास, उनकी ओपिनियन को आप नजरअंदाज करेंगे। और जब आप में अगर ये अशांतता आपके जीवन में चलती आ रही है ना, तो दिस वुड बी द टाइम कि ये हिट होगा। देखिए, केतु पे केतु का रिटर्न या राहु पे राहु का रिटर्न यहाँ पे अलग ढंग से काम करेगा। आपकी दशांतर दशा केतु की चल रही है तो वो अलग ढंग से काम करेगा, वो और ज्यादा हावी होगा, वो और ज्यादा डबल इम्पैक्टफुल रहेगा। वही अगर आप मकर की बात करेंगे, तो मकर लग्न के लिए देखिए क्या है यहाँ पर, केतु जो है इनके भाग्य भाव में है। और भाग्य भाव का केतु क्या करता है, भटकाता है बहुत। तीर्थ क्षेत्र पे जाएंगे, ऐसे साधु संतों के साथ बैठना उठना, उनकी वाणी सुनना, पर कंफ्यूज स्टेट में रहना, क्योंकि राहु आपके कहाँ है, पराक्रम भाव में है। केतु यहाँ पे जब आते हैं तो ये कहीं ना कहीं पिता तुल्य लोगों से विभक्त करते हैं, या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे भी विभक्त करते हैं। यहाँ पे ये केतु एक और चीज करते हैं कि जब आप, केतु एक अलग तरह का जोन दिखाते हैं जीवन में, लाभ भाव में, सॉरी भाग्य भाव में आने के बाद में। भाग्य भाव है तो भाग्य को भी खंडित करते हैं, भाग्य को भी किंतु परंतु बनाकर देते रखते हैं 18 महीने में। क्यों बनाकर रखते हैं, क्योंकि इसके पूर्व आपके कैसे कर्म रहे हैं। अगर आपके कर्म शुद्ध हैं तो आपको कहीं तो यहाँ पे त्रासदायक नहीं होंगे, बट अगर आपके कर्म अशुद्ध हैं तो यहाँ पे भाग्य से जो चीजें मिलने वाली थी वो रुक जाती हैं। तो आपको पश्चाताप करना पड़ता है, आपको प्रार्थना करनी पड़ती है कि मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ करिए। कुंभ लगन की बात करें तो ये केतु आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है, आपके क्रॉनिक डिसीजेस का है, तंत्र मंत्र का है, गूढ़ विद्याओं का है, अनअटेंडेड इमोशंस का भी है ये केतु यहाँ पे, ये जो भाव है। और केतु का वहां पे आना, इसका अर्थ है कि जब तक आप उन सब चीजों को डील नहीं करते हैं तब तक आपको आगे बढ़ने की फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आप स्टक फील करेंगे। गलत तरह का तंत्र हो जाना, गलत तरह की विधि कर लेना, गलत तरह का आ, प्रयास, ये सब चीजें भी होने की संभावना है यहाँ पर। जो गलत हुआ था उसको अंडू करने का टाइम है यहाँ, क्योंकि केतु मिस्टेक्स का रियलाइजेशन देता है। 8th हाउस, 8वां भाव मांगल्य भाव है। मांगल्य भाव में अष्टम भाव, मांगल्य भाव में केतु का आना, मांगल्य सुख से हानि, इसकी भी संभावनाएं बनती है। और अंतिम अगर हम बात करें तो मीन लग्न है। मीन लग्न और कन्या का ही ये गोचर है राहु केतु का। और जब केतु सप्तम भाव में आते हैं तो मीन लग्न के जातकों के लिए, अब देखिए समझिएगा कि सप्तम भाव में केतु का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये विवाह नहीं होने देता है। विवाह है तो वैवाहिक सुख नहीं भोगने देगा, विवाह में फ्रस्ट्रेशन बना के रखेगा, विवाह से विभक्त कर देगा। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये बुध कैसा काम कर रहा है, शनि गुरु किस प्रकार से बैठे हुए हैं, इन सभी ग्रहों के अकॉर्डिंगली ये सब चीजें क्या होंगी, काम करते हुए दिखाई देंगी। हाँ, यहाँ पे जरूर मैं कहूंगी कि यहाँ पे आप ज्योतिष को जरूर दिखाना चाहिए। लगन भाव में आपके केतु आ रहा है, लगन भाव में आपका राहु आ रहा है, सॉरी, तो वो आपको बहुत, अब आपका भटकाने के लिए आपको ये कारगर हो सकता है। अब आपका राहु जो है ना, जन्मस्थ राहु, वो कैसा है, दोषपूर्ण है, दोष रहित है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये दो राहु या केतु जो दोषपूर्ण दोष रहित, वो कैसे काम करेंगे। क्योंकि सप्तम भाव आपके विवाह दाम्पत्य सुख का है, बिजनेस का है। तो ये केतु आपको क्या करेगा, ये केतु आपको डेफिनेटली उन दिशा में कहीं ना कहीं चेंजेस देगा, एब्रप्ट चेंजेस देगा। एब्रप्ट चेंजेस जब कब आते हैं, जब बहुत लंबे समय से कुछ चीजें चल रही हैं, अंडर द कारपेट चल रही है, बट यू आर नॉट हैंडलिंग इट एंड यू आर नॉट एड्रेसिंग इट। नाउ इज द टाइम वो काम कर जाएंगे। तो दिस इज हाउ
केतु गोचर गोज फॉर ऑल द असेंडेंट साइन, हर भाव में किस प्रकार से ये काम करेगा। अब तक आपने मुझे केतु के गोचर के बारे में, केतु के बारे में बोलते हुए सुना। इस पूरे वीडियो में आपको जिस प्रकार से जो चीजें समझ में आएंगी, हो सकता है कि पहली बार में नहीं आए, हो सकता है कि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा है, बीच में कहा है कि आप राहु या केतु के जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसे आप अलग अलग प्रहर में सुनिए। कभी आप रात को सुनिए उसे, कभी आप सुबह सुनिए, कभी दोपहर में सुनिए। आपको अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे, रेवलेशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं अब अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मुझे आपने बड़े ध्यान से सुना, अंत तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए राहु और केतु का गोचर जो है वो शुभप्रद हो, रिविलेशन वाला हो आपके लिए, आपका उत्थान हो उसमें, ऐसी कामना करती हूँ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में। सी यू सून। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। हर हर महादेव।